नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम अगली वीडियो में 1857 की क्रांति के बारे में थोड़ा बताए थे, राजनीतिक और प्रशासनिक कारण के बारे में। तो दोस्तों, उसमें हमने आपसे क्वेश्चन भी किया था कि आप 1857 की क्रांति में जो राजनीतिक और प्रशासनिक कारण है, आप इसमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जो दोस्त लिखे होंगे कमेंट जरूर करना। तो आज हम 1857 की आर्थिक क्या कारण थे इसके बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, आर्थिक कारण में क्या था, जैसे कृषि थी, यह एक निवेश नीति बन गई थी, और जो उद्योग थे नौकरी के माध्यम से होते थे। कृषि एवं उद्योग पर प्रभाव क्या पड़ा, आर्थिक कारण क्या क्या बने जिससे 1857 की क्रांति जन्म लेती है, इसके बारे में दोस्तों हम बताएंगे। जिससे इन्होंने अब क्या किया, अंग्रेजों ने कृषि के ऊपर कर लगाना जब शुरू किया था, जैसे भू राजस्व व्यवस्था, इन्होंने कृषि के ऊपर कर लगाना शुरू किया। तो हमने जो बताया था दोस्तों, भू राजस्व व्यवस्था में जैसे हमने पढ़ाया था पिछली वीडियो में, अगर आप दोस्त ना देखे हो तो देख लो पहले। अस्थाई बंदोबस्त में जो हमने अस्थाई बंदोबस्त जो भू राजस्व व्यवस्था जमींदारी से संबंधित था, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी आदि के बारे में हमने पढ़ाया दोस्तों। अस्थाई बंदोबस्त में क्या था दोस्तों, जमींदार भूमिक था, यानी भूमि का मालिक था। लगान की दर पूरा उसमें अस्थाई बंदोबस्त फिक्स थी, जो भी कर लिया जाता था कर, वह लगान की दर फिक्स थी। रैयतवाड़ी में हमने बताया था दोस्तों, किसान भूमि का मालिक था, जिससे साहूकार पनपे थे। भाई, जब किसान भूमि का मालिक था, यदि कर नहीं चुका पाता था दोस्तों, हमने बताया पिछली वीडियो में कि वो साहूकार से ऋण लेते थे और ऋण नहीं चुका पाते थे, तो धीरे धीरे उनकी ज़मीन छिन जाती थी और साहूकार जमींदार बन गए। महालवाड़ी में क्या व्यवस्था थी दोस्त, लगान गांव का मुखिया से वसूला जाता था, जिसे लंबरदार कहते थे। तो गांव सामूहिक रूप से कर वसूलना शुरू कर दिए थे महालवाड़ी के अंतर्गत। इसमें भी बहुत कारण बनते हैं दोस्तों। जो किसान थे, किसानों का फायदा इससे नहीं हुआ, कोई भी फायदा किसानों से नहीं हुआ, क्योंकि कर की जो दरें थे वो बहुत अत्यधिक थी और कर की वसूली बहुत सख्ती से की जाती थी। कर की वसूली सख्ती से करते थे और कर की दर बहुत अत्यधिक थी, ऊंची थी, 50, 60, 80% तक कर वसूला गया था। इससे किसान को कोई फायदा ना हुआ। यह भी तो एक कारण बनेगा। 1857 की जब क्रांति हुई तो ये भी एक कारण बना, जिससे सभी मैदान में उतर गए। कृषक का पतन हो गया और वह मजदूर बन गए। जितने भी किसान थे, जमीनें छिन गई, सभी का पतन हो गया किसानों का, और वो मजदूर बन गए, मजदूरी करने लगे, दूसरे के यहाँ गुलामी करने लगे। यह भी एक कारण बनता है 1857 की क्रांति का। उद्योग धंधों का क्या होगा, कच्चे माल का जो निर्यात आयात है, जो तैयार माल है आयात, इसका भी पतन हो गया। उद्योग पर रोक लग गया, जैसे उद्योगों पर, जैसे जो पतन हुआ था उद्योगों का, जैसे मलमल है उस पर 17% टैक्स लगा दिए अंग्रेज, सूती वस्त्र पर 7%, रेशमी वस्त्र पर 90% आदि इतने महंगे महंगे कर लगाते थे उद्योग पर। इस प्रकार से उद्योग का भी पतन हो गया। यह भी एक कारण बनता है 1857 की क्रांति का। अब निवेश में क्या किया, जैसे रेल, डाक, बैंक, बीमा 5% थी, लाभ की गारंटी 5% देते थे। जो भी इसमें बीमा आप करवाएंगे उसमें मात्र 5% रिटर्न था, उसकी गारंटी 5% देते थे। यह भी एक तो कारण है। और नौकरी में भेदभाव करते थे, पदोन्नति में भी भेदभाव करते थे दोस्त। सिपाही समान पद पर वेतन में भेदभाव करते थे, अंग्रेजों को ज़्यादा और भारतीयों को कम मिलता था। यह भी एक कारण बना। पदोन्नति भी, अंग्रेजों की पदोन्नति पहले हो जाती थी, भारतीयों की पदोन्नति बाद में होती थी। यह भी एक कारण बना। कला संस्कृति का जो आर्थिक पहलू है, इस पर भी वो नेगेटिव प्रभाव पड़ा। कला के प्रति, नृत्य, गाना आदि पर दोस्तों इन्होंने नकारात्मक कार्य किया, जिससे यह भी एक कारण बना 1857 की क्रांति का। तो दोस्तों, आइए देखते हैं, ये तो आर्थिक कारण था। और आज हम आपको बताते हैं धार्मिक एवं सामाजिक कारण
तथा सैनिक एवं तत्कालीकरण कैसे हुआ दोस्तों। तो धार्मिक एवं सामाजिक कारण में, जैसे सामाजिक कारण में क्या क्या किया दोस्तों अंग्रेजों ने, जिससे 1857 की क्रांति हुई। इन्होंने ऐसा कार्य किए, जो अंग्रेज जो कार्य किए सामाजिक सुधार, या सभी को बुरा लगा कि अच्छा ठीक नहीं है, ये हमारे समाज के विरोध में है, इससे हमारी सामाजिक जो संस्कृति है ये सही, इसके लिए सही नहीं है, इस संस्कृति पर नकारात्मक प्रभाव है। इन्होंने कहा जो कन्या हत्या है इस पर रोक लगा दिया। 1795 में सर जॉन शोर द्वारा कन्या हत्या पर भी रोक लगा दिया, क्योंकि यह भी इन लोगों जो समाज, इनकी एक संस्कृति थी ना कन्या हत्या, इस पर भी रोक लगाया। सती प्रथा का अंत कर दिया 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिंग ने। यह भी इनकी एक संस्कृति है, सामाजिक सुधार में भी आता है, जिससे यह भी बात इनको बहुत बुरी लगी। दास प्रथा का अंत कर दिया एलनबरो ने 1843 में। यह भी एक सामाजिक कारण था। नरबली का अंत किया 1844 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग ने। इनकी संस्कृति की क्षति होती है, यह नरबली का भी एक कारण है। विधवा विवाह, बाल विवाह कानून जब 1856 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाया गया, 3 लोगों भी इससे आहत हुई। इनको बहुत बुरा लगा कि नहीं, हमारे समाज में विधवा भी विवाह कर ही नहीं सकती, बाल विवाह कानून आप क्यों ला रहे हो, बाल विवाह हो सकता है, यह भी इन लोगों का बुरा लगा। अन्य जो अंतरजातीय विवाह इन्होंने जो मान्यता दिया था, आप किसी भी जात से शादी कर सकते हैं, यह भी इनके समाज के विरुद्ध था, संस्कृति के विरुद्ध था। इससे भी सभी जो नीतियां थी, इन सभी से इन लोगों को इतना बुरा लगा और इससे आहत हो गए। तो यह किसी न किसी तरह से यह भी एक कारण बना सामाजिक। अब इनकी जो धार्मिक नीतियां थी दोस्तों, आज इसको भी देखते हैं जो इनकी धार्मिक नीतियां थी। तो 1806 ईस्वी में इन्होंने एक कानून लाया सेना का कानून लाया सेना में कि आप तिलक नहीं लगाएंगे, पगड़ी बांधना, माला पहनना, दाढ़ी आदि पर इन्होंने रोक लगा दिया, या आप ऐसा नहीं कर सकते। यह भी एक कारण बनता है। कहा आप हैट पहनिए, यानी टोपी पहनना। इन लोगों को कहा गया कि आप पगड़ी उतार करके टोपी लगाओ जिसमें चमड़े का एक तुर्रा लगा होता था दोस्तों। तो यह भी एक कारण बना। इस जो चमड़े का तुर्रा है, इसके प्रति एक विद्रोह होता है 1806 ईस्वी में, वेल्लोर का विद्रोह, लेकिन अंग्रेजों द्वारा इसे दबा दिया जाता है। अब 1850 में दोस्तों, 1850 में धार्मिक अयोग्यता का कानून आया, जिसमें कहा गया आप धर्म परिवर्तन करने पर संपत्ति से वंचन नहीं किया जाएगा, नहीं तो आपकी जमीनें संपत्ति छीन जाएंगी। आप धर्म परिवर्तन करिए, ईसाई धर्म अपनाइए, हमारे धर्म में आइए। इससे भी लोगों की जो भावनाएं हुई उसमें क्षति हुई, बहुत आहत हुई। तो दोस्तों यह भी एक 1857 की क्रांति का कारण बनता है। जेल में स्वयं के बर्तन पर जो ले जाते थे, कहा कि आप अपने बर्तन नहीं ले जा सकेंगे। जो भी जेल में बर्तन होंगे टूटे फूटे, जिसमें सभी धर्म के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख जितने भी थे, सभी जिसमें जो खाते थे उसी में आपको खाना पड़ेगा। यह भी तो कारण बनेगा दोस्तों। इन्होंने ईसाई धर्म का बहुत समर्थन किया। अंग्रेजों ने कहा, जो 1813 में एक एक्ट लाया, इसमें कहा गया कि ईसाई जो मिशनरियां हैं इनको अनुमति मिली कि आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं भारत में। आप प्रचार 1857 का एक्ट है, उसमें दोस्तों बताया हमने 13 के एक्ट में बाइबिल की शिक्षा दी जा रही थी अंग्रेजों द्वारा। तो अंग्रेजी सरकार का जो समर्थन था वह बहुत था। जो अंग्रेजी सरकार ने जो समर्थन दिया था वो धर्म के प्रति था कि आप धर्म परिवर्तन का कार्य करें और अन्य धर्मों को बुराई करिए। यह भी एक बहुत बड़ा धार्मिक कारण बनता है दोस्तों। मेंजिल्स ने हाउस ऑफ कॉमन्स में बयान दिया है। मेंजिल्स से एक इतिहासकार, अंग्रेजी इतिहासकार, उन्होंने बयान दिया है मेजर एडवर्ड ने भी बयान दिया है एक, कि ये ईसाई धर्म अच्छा है। ये सभी बातें लोगों की भावनाओं को चोट लगी,
जो 1857 के कारण बनती है। कहा आप ईसाई धर्म अपनाइए, यह ईसाई धर्म सबसे अच्छा है, बाकी अन्य सभी धर्म ठीक नहीं है, यह भी तो एक कारण बनेगा दोस्तों। इन्होंने इसकी बहुत बड़ाई की, अच्छाई की और अन्य धर्म की बुराई करना उन्होंने शुरू किया था, तो यह भी एक कारण बनता है दोस्तों। अब सैनिक विद्रोह देखते हैं, सैनिक विद्रोह क्या क्या कैसे हो गए। सैनिकों में इन्होंने क्या किया कि जो भर्ती, वेतन, पदोन्नति आदि के मामले में इन्होंने असमानता दिखाना शुरू कर दिया था। ने दोस्तों बता भी दिया है, जो भी भर्ती होती थी उसमें भी इन्होंने असमानता की। अंग्रेजों की भर्ती ज़्यादा, भारतीयों की भर्ती कम करते थे। अंग्रेजों का व्यवहार भारतीयों के प्रति अच्छा नहीं था। अंग्रेजी सेना और भारतीय सेना के प्रति जो समानता था वो 5:1 का था। जैसे भारतीय 5 थे, अंग्रेजी 1 थे, तब भी वेतन इनको ज़्यादा नहीं दिया जाता था, अंग्रेज को ज़्यादा दिया जाता था। ये भी एक असमानता है। इन्होंने अवध का विलय जो 1856 ईस्वी में किया, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा सैनिक थे, सबसे ज़्यादा अत्यधिक सैनिक थे, जहाँ कुशासन का आरोप लगाया गया था, तो सैनिकों को यह बात बहुत बुरी लगी थी। जो डाकखाना अधिनियम में 1854 में था, इन्होंने सैनिकों का जो मुक्त पत्राचार था, इस पर भी इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया कि जो भी अब डाकखाना तो पत्र भेजेगा उस पर आपको टैक्स कर देना पड़ेगा। तो यह भी तो एक कारण था। तो धर्म भ्रष्ट करने का आरोप लगाया इनके ऊपर। उसके बाद एक सैनिक विद्रोह जो 1764 ईस्वी में जो बक्सर का युद्ध है, और एक 1806 में वेल्लोर का जो विद्रोह हुआ, उसको जो दोनों का जो दमन हुआ है, यह भी एक कारण है। वेल्लोर विद्रोह में 24 सैनिकों को फांसी दी गई थी। 1824 में बर्मा जाने पर सैनिकों को प्रतिबंध लगा दिया गया और वहां जाने पर सैनिकों को सजा दी गई। लॉर्ड डलहौजी के काल में कई विद्रोह का दमन किया गया डलहौजी द्वारा। अफगान युद्ध में भी पराजय, अफगान युद्ध में पराजय 1832 में जो पराजय हुई थी सैनिकों की, तो अफगान भी नाराज थे। पंजाब का विलय इन्होंने जो किया था, यह भी एक कारण बनता है दोस्तों। अब तात्कालिक कारण क्या थे, जैसे एक थी बंदूक, ब्राउन बेस बंदूक को बंद कर दिया गया, इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया उसके स्थान पर। दोस्त ये ब्राउन बेस जो बंदूक है ये पुरानी हो गई है, आप इसको चेंज करिए, इसको हटा दिया गया और एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया उसके स्थान पर। वो एनफील्ड राइफल जो बंदूक थी उसमें जो कारतूस लगते थे वो बुलिच शस्त्रागार से मंगाए गए थे, जो दमदम सियालकोट से आई थी। उसमें दोस्तों एक खोल लगी हुई थी, उस खोल में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। उसे दांत से निकाल कर उसे लोड करना होता था, तब उसे चलाया जाता था। तो यह भी तत्कालिक कारण बना दोस्त, या एक सबसे महत्वपूर्ण तत्कालिक कारण बनता है कि उनके धर्म के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव। जो हिंदू थे, बताइए, गाय सूअर, गाय उनकी माता होती है, उसकी आप चर्बी मिलाओगे, उससे दांत से निकलवाओगे तो क्या होगा, युद्ध नहीं होगा तो क्या होगा। सूअर की चर्बी, जिससे मुस्लिम बहुत सख्त थे, यह भी एक तत्कालिक कारण बनता है दोस्तों। तो तत्कालिक कारण में क्या था दोस्तों, तो सेना में इनफील्ड राइफल जो बंदूक थी उसका कारतूस जो था, इनफील्ड राइफल जो कारतूस था उसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। ऐसी अफवाह जब सैनिकों में फैल गई तो मंगल पांडे एक सैनिक था, सिपाही था, तो जब यह अफवाह फैली कि इस राइफल की जो कारतूस है इसमें गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है, तो यह दमदम बंगाल में है, यहाँ जनवरी 1857 में यह अफवाह फैलती है कि इस कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है। और बहरामपुर फरवरी में 1857 में यह अफवाह फैलती है, बहरामपुर में यह बात फैल जाती है। दमदमपुर, बहरामपुर, दमदम, बहरामपुर, बैरकपुर मार्च में यह खबर फैलता है बंगाल में कि नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट
बात जब फैलती, जो बैरिक में जब ये बात फैलती है, तो वहाँ एक सिपाही था बंगाल का, नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट, वहाँ का एक सिपाही था, पैदल सिपाही, जिसका नाम है मंगल पांडे दोस्तों। उन्होंने इसके प्रति खुला विद्रोह कर दिया गया, इनके द्वारा खुला विद्रोह किया गया दोस्तों। जैसे दमदम बंगाल में जनवरी 1857 में ये बात अफवाह फैलती है, बहरामपुर में अफवाह फैलती है फरवरी में, मार्च में बैरकपुर में अफवाह फैलती है। तो वहाँ बंगाल में जो नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट है, वहाँ का एक सिपाही है मंगल पांडे, उन्होंने खुला विद्रोह किया, हम खुला विद्रोह करेंगे। उसका खुला विद्रोह कर दिया कि हम कारतूस दांत से चीरकर नहीं लगाएंगे। तो मंगल पांडे के बारे में थोड़ा दोस्त देख लेते हैं कि इनका जन्म बलिया में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में है। उस बलिया में था एक जिला, बलिया जिला में था एक गांव नगोवा, 1827 में उनका जन्म हुआ था। और एक पैदल सिपाही थे। 29 मार्च को मंगल पांडे जहाँ थे, वहाँ थे एक सर्जेंट ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग, 2 लोग वहाँ थे। सर्जेंट ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग थे। ह्यूसन ने जमींदार ईश्वरी प्रसाद को गिरफ्तार किया। जो जमींदार हैं, ह्यूसन ने एक जमींदार है ईश्वरी प्रसाद को गिरफ्तारी का आदेश दे दिया गया, उनका गिरफ्तार करने का आदेश दिया ह्यूसन ने। अब लेफ्टिनेंट बाग आया और मंगल पांडे ने क्या किया, उस पर गोली चला दी। वह घायल कर दिया, गोली चला करके उनको घायल कर दिया गया, लेफ्टिनेंट बाग को। अब मंगल पांडे को पकड़ने के लिए वह आदेश देता है कि आप, लेफ्टिनेंट बाग ने आदेश दिया मंगल पांडे को पकड़ो। तो कोई नहीं पकड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं गद्दार हैं भारत में, कोई ना कोई अभी तक गद्दार हैं। तो शेख पलटू एक सिपाही था, वह गद्दारी करता है, उसी की सहायता से मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करके दोस्त मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल करते हैं और फांसी की उनको सजा सुना दी जाती है। 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी पर लटका दिया जाता है। ईश्वरी प्रसाद को भी फांसी दी जाती है, क्योंकि उनको जब गिरफ्तारी का आदेश दिया था तो ईश्वरी प्रसाद ने गिरफ्तार करने से मना कर दिया, हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। तब शेख पलटू ने उनकी सहायता की थी, इसलिए शेख पलटू को पदोन्नति करके उन्हें हवलदार बना दिया गया। बाद में सैनिकों द्वारा इनकी भी हत्या कर दी गई, इस गद्दार शेख पलटू की भी हत्या कर दी गई। अब 6 मई आते आते 6 मई 1857 को रेजिमेंट जो था उसको भंग कर दिया गया और वहाँ के सैनिकों को सजा दी गई। तभी सभी सैनिक ने खुला विद्रोह का ऐलान कर दिया गया। अब ये जो विद्रोह होगा खुला होगा, इसी बात पर ये जो विद्रोह हुआ, यह बात मेरठ तक फैल गई। जब वहाँ पहुँची 9 मई तक, मेरठ में यह बात 9 मई तक पहुँची, तो वहाँ मेरठ के सिपाहियों ने विद्रोह किया। तो वहाँ मेरठ के 85 सैनिकों को कैद करके पकड़ करके 10 वर्ष का कारावास दे दिया गया। उन्होंने भी वहाँ खुला विद्रोह किया। जो 85 सैनिकों को 85 सैनिकों को 10 वर्ष का कारावास दिया गया था, तो वहाँ भी सैनिकों ने विद्रोह किया। ये बात सुनकर कि वहाँ 6 मई मेरठ में जो वहाँ बैरकपुर में हुआ है संघर्ष ऐलान, उसी यहाँ भी इन लोगों ने ऐलान किया, खुला विद्रोह करके 85 को उन्होंने छुड़ा लिए। जो बंदी बनाए गए थे अंग्रेजों द्वारा, उन्हें 10 वर्ष की सज़ा दी गई थी कारावास, उनसे उनकी मुक्ति मिल गई और सभी को सेना में भर्ती कर लिए। उसके बाद 12 मई 2 ही 3 दिन में उन्होंने दिल्ली पर से कब्जा अंग्रेजों का हटा दिया। अंग्रेज वहाँ पराजित हुए और दिल्ली पर सैनिकों ने कब्जा कर लिया। बख्त खां जो है वह सैनिक का नेतृत्व करता था, वह सैनिक का नेतृत्व कर रहा था बख्त खां। और सैनिकों ने जब दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया तो वहाँ थे बहादुर शाह जफर। उन्हें कहा
आप दिल्ली की कमान संभालिए। दिल्ली का पुनः बादशाह उसको बना दिया गया, बहादुर शाह जफर को, और कहा आप कमान संभालिए। बहादुर शाह क्योंकि अनुभवी था और 80 वर्ष के वो वृद्ध थे, इन्होंने अब दिल्ली का नेतृत्व करना शुरू किया। लेकिन भारत का जो गवर्नर जनरल कैनिंग था, उन्हें पंजाब कश्मीर के जो जमींदार थे, जो जिंदे आदि थे, आज सेनाएं अंग्रेजी की आदि इनकी सहायता से सभी लोग वहाँ फिर आते हैं दिल्ली में। और वहाँ का जो अंग्रेज की तरफ से जो कैनिंग द्वारा सेनाएं भेजी गई थी, उसका नेतृत्व करता निकलसन और हडसन के दायित्व में था। तो निकलसन मारा जाता है, लेकिन हडसन विद्रोह को कुचलने में सफल हो जाता है। इस तरह पुनः से दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। फिर से दिल्ली पर अंग्रेज बैठ गए आकर के। अब बादशाह को, जो बहादुर शाह जफर हैं, इन्हें जब परास्त हो गए तो ये हुमायूं को जो एक मकबरा उसमें जाकर ये छिप गए। तो यहाँ भी एक था जो मिर्जा इलाही, यह भी धोखेबाज था। इसने धोखा दिया तो अंग्रेज आकर के इन्हें पकड़ लिया। ये बता दिया कि बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में छुपा हुआ है। ऐसी मुखबरी कर दी, चुगली कर दी, धोखा दे दिया एक तरफ से। अब बहादुर शाह जफर एक शायर था, या झुकता नहीं है, तो